अंटार्कटिका में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पे कुछ लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो लोग जेसन की ड्यूटी लगाते हैं कि वो इस ड्रिलिंग को पूरा करे। जेसन काफी देर से ड्रिलिंग कर रहा है और इसने 16 फीट तक खुदाई कर ली है, मगर अचानक इसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि इसके इर्द गिर्द वाली बर्फ पर दरारें पड़ रही हैं। देखते ही देखते वो इलाका दो हिस्सों में टूट जाता है और जेसन इसमें गिरने लगता है, मगर पास वाले कैंप से इसके साथी भागते हुए आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इनका एक साथी जिसका नाम जैक है, वो बर्फ के दूसरे हिस्से पर छलांग लगा के वहां पड़े ड्रिलिंग पाइप्स को उठा लेता है। वो जैसे ही वापस छलांग लगाने लगता है, वो दरारें मजीद गहरी हो जाती हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से कूद जाता है और दूसरे हिस्से पर पहुंच जाता है, मगर बर्फ का वो हिस्सा भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके वहां पे लटक जाता है। इसके साथी कोशिश करके इसे ऊपर निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग पर यूएन कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां एक क्लाइमेट एक्सपर्ट बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं और इनका ताज़ा पानी समंदर के खारे पानी में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। मगर वहां मौजूद कांग्रेस के आदमी इसकी बातों को सीरियस नहीं लेते और इसकी थ्योरी को एक मफरूजा कह के टाल देते हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इस आदमी की प्रोफेसर एप्सन से मुलाकात होती है, जो उसे बताता है कि इसने क्लाइमेट चेंज के बारे में इसका शाया होने वाला आर्टिकल पढ़ा था, जो कि एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। अब हम जापान के एक शहर टोक्यो में पहुंच चुके हैं, जहां एक लड़का कॉफी शॉप पर कॉफी लेके पी रहा है। इतने में इसे कॉल आ जाती है। वो कॉल पर बताता है कि वो अपने घर के लिए निकल चुका है। इतने में ही आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले बरसना शुरू हो जाते हैं। ये गोले इतने बड़े हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं। वहां मौजूद लोग भागना शुरू कर देते हैं और खुद को बचाते हैं। देखते ही देखते वहां तबाही शुरू हो जाती है। यह लड़का खुद को बचाने के लिए वहां से भागता है, मगर कुछ ओले इसके सर पे पड़ते हैं और वो वहीं मर जाता है। अब हम वाशिंगटन डीसी में चले आते हैं, जहां जैक को एक खत मिलता है। वो अपनी वाइफ को फोन लगाता है और उसे बताता है कि इसका बेटा, जिसका नाम सैम है, वो इस दफा कैलकुलस पे फेल हो गया। ये सारा नतीजा इसकी लापरवाही का है, जिस पर वो जैक को बताती है कि वो सारा दिन हॉस्पिटल में रहती है। वो एक वक्त में दोनों चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। वो उसे मजीद बताती है कि न्यूयॉर्क में एक क्विज कंपटीशन है और सैम ने इस कंपटीशन में हिस्सा ले रखा है। वो सुबह इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जल्दी आ जाए। इधर सुबह होते ही सैम टैक्सी वाले के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है कि इतने में इसका बाप वहां पे आ जाता है। वो टैक्सी वाले को किराया दे के इसे भेज देता है और अपने बेटे को लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में सैम से पूछता है कि वो एक होनहार स्टूडेंट है, वो कैलकुलस में कैसे फेल हो सकता है। सैम अपने बाप को बताता है कि इसे सारा पेपर आता था, सवाल का सारा सोल्यूशन मेरे दिमाग में था, मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया। इस पर प्रोफेसर ने मुझे फेल कर दिया। जिस पर जैक इसे कहता है कि वो प्रोफेसर से जरूर बात करेगा। सैम जहाज में बैठ चुका है। वो बड़े आराम से वहां बैठ के पीनट एंजॉय करता है कि इतने में जहाज बादलों में दाखिल होता है। मौसम खराब होने की वजह से जहाज का बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे अंदर बैठे सारे लोग डर जाते हैं। इतने में पास बैठा सैम का दोस्त, जिसका नाम ब्रैन है, वो बताता है कि बादलों की वजह से बहुत कम जहाज क्रैश होते हैं। ऐसे हादसे की पॉसिबिलिटी लाखों में एक होती है। इतने में जहाज गहरे बादलों में चला जाता है और बहुत शिद्दत से हिचकोले खाता है, जिससे अंदर बैठे सारे मुसाफिर इसे महसूस करते हैं। कुछ ही देर बाद जहाज बादलों से बाहर आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सैम की दोस्त इसे बताती है कि अब सब ठीक है। इधर सैम अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन हॉल में जाने के लिए एक टैक्सी में बैठ जाता है, मगर न्यूयॉर्क शहर में हर तरफ ट्रैफिक जैम है। वो रास्ते में फंस जाते हैं। ब्रैन बताता है कि कंपटीशन हॉल करीब ही है। वो लोग गाड़ी से निकल के पैदल वहां चले जाते हैं। ये लोग क्विज कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पहला राउंड जीत जाते हैं। इसके बाद वो लोग कैफे में चले जाते हैं, जहां बाकी सब लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जेडी लॉरा के पास आता है और उसे कहता है कि इसने पहले राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लॉरा भी इसे सराहती है कि तुमने भी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया। लॉरा जेडी को ब्रैन और सैम से मिलवाती है। इसके बाद जेडी लॉरा को स्कूल दिखाने के लिए ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में बहुत भयंकर तूफान आया है। क्लाइमेट कंट्रोल वाले अपनी एक हंगामी
हंगामी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें जैक इन्हें बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत बुरा होने वाला है। एक बहुत बड़ा तूफान लॉस एंजलिस को तबाह कर देगा। लॉस एंजलिस में आए इन तूफानों को फिल्माने के लिए न्यूज रिपोर्टर इस जगह पे जाना शुरू करते हैं। ये तूफान इतने शदीद हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर इमारत को धूल और मिट्टी के बादलों में बदल रहे हैं। यहाँ मीडिया वालों का कीड़ा जाग जाता है और वो इस तूफान के अंदर जाके इसकी शूटिंग करते हैं और लोगों को इस तूफान के बारे में बताते हैं। जेसन एक तूफानी गोले के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। वो बताता है कि इस तरह का तूफान इसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये तूफान लॉस एंजलिस को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देगा। यहाँ होम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताता है कि 3 बड़े टॉर्नेडोज ने लॉस एंजलिस को मुकम्मल तौर पे घेर रखा है। वो एयर ट्रैफिक को सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट इन्हें मंजूरी दे देता है। यहाँ एक हंगामी मीटिंग में नासा वाले बताते हैं कि इनके तमाम स्टेशंस नाकाम हो चुके हैं और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। अब इनके पास गिने चुने सैटेलाइट हैं जो इस मौसम की कवरेज कर सकते हैं। यहाँ जैक बताता है कि कल रात इसे प्रोफेसर रैप्सन की कॉल आई थी। इनकी जानकारी के मुताबिक अगले 20 दिनों में बहुत भयंकर तूफान आने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सकता है इन लोगों को वेस्ट के इलाके खाली करवा लेने चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।